हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम पे बेस्ड कुछ और अलग तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपके कंसेप्चुअल नॉलेज को चेक करते हैं। चेक करते पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर समझते हैं इसमें क्या कंसेप्ट आपका अप्लाई होने वाला है। तो बोलता है कि भैया यार, रेक्टेंगुलर अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन ऑफ इफेक्टिव साइज 300 क्रॉस 450 मतलब विड्थ और डेप्थ दोनों दे दी गई है, और साथ में मेरे को 3 बार्स ऑफ 16 डाया यहाँ पर FE415 का दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्लियर है, एरिया ऑफ स्टील मुझे मिल गया है, मुझे विड्थ मिल गई है, मुझे डेप्थ मिल गई है, M20 बोल दिया, इसका मतलब FCK मिल गया है, FE415 बोल दिया, इसका मतलब FY की वैल्यू दे दी है। अब आता है इसका आगे चेंज। क्या? एज्यूम स्ट्रेट लाइन इंस्टेड ऑफ पैराबोलिक फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कॉन्क्रीट एंड पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1। चेंज क्या किया गया है? देखिए, आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि हम जो कंक्रीट का ग्राफ एज्यूम करते थे वो कैसा एज्यूम करते थे? वो हम एज्यूम करते थे सर कुछ इस तरह का। ठीक है, मतलब इनिशियली जो पोर्शन था वो ये वाला पोर्शन हम लोग एज्यूम करते थे एज द पैराबोला, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते थे, या फिर रेक्टेंगुलर भी बोल देते थे हम इसको। लेकिन यहाँ पर अब क्या बोल रहा है कि भाई आपको पैराबोलिक की जगह क्या कंसीडर करना है? स्ट्रेट लाइन कंसीडर करना है। दैट मीन्स कि भाई ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ तक भी जो वेरिएशन रहेगा वो कैसा रहेगा? लीनियर रहेगा। ठीक है, ये वेरिएशन कैसा रहेगा? लीनियर रहेगा। ठीक है सर। अच्छा सर, इसका चेंज क्या आएगा? देखिए भैया, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था, ये पॉइंट था आपका .002, है ना, और फाइनली यहाँ पर मैक्सिमम जो स्ट्रेन आप अलाउ करते थे दैट वाज ऑफ .0035। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है दैट वी हैव कंसिडर्ड इन योर LSM। बट अगर आप इसको लीनियर एज्यूम कर रहे हो तो जहां पहले आप स्ट्रेस डायग्राम एज्यूम करते थे कि भाई स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह का बन रहा है, अब ये स्ट्रेस डायग्राम कैसा रहेगा? यहाँ आपका इनिशियल पोर्शन जो पहले पैराबोला था उसकी जगह बन गया यहाँ पर, सॉरी इनिशियल नहीं, बाद वाला पोर्शन जो पैराबोला था उसकी जगह अब यहाँ पर वेरिएशन कैसा रहेगा? लीनियर रहेगा। तो देखो, अब ये डायग्राम में यहाँ पर ये पोर्शन लीनियर बन गया जबकि पहले पैराबोला था। ठीक है, तो सर इस डायग्राम को कंसीडर करना है। अच्छा, इसके अलावा आगे देखो क्या बोला गया है कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 1 लेना है। इसका मतलब भैया एक बात बताओ, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर? स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर कितना मिलता था? सर स्ट्रक्चर में आपको मिलती थी यहाँ पर स्ट्रेंथ दैट वाज 0.67 FCK। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इक्वल्स टू बी 1.5 ले लूँ तो उस केस में डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो हम लोग कंसीडर करते थे वो डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या आती थी हमारी? डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात कर रहा हूँ। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमारी आती थी दैट वाज 0.67 FCK डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज 1.5, जिसके कारण ये वैल्यू आती थी 0.446 FCK, है ना। हम 0.446 लिया करते थे, ये LSM में लिया करते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि भैया पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 1 लेना है। इसका मतलब कि 0.67 को 0.67 ही ले लोगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डिजाइनर स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या रहेगी? दैट विल बी ओनली 0.67 FCK। ठीक है, सो इसका मतलब कि ये डायग्राम में ये वैल्यू क्या रहेगी? 0.67 FCK। अच्छा देखो, कहाँ तक स्ट्रेट रहता है या कहाँ तक पैराबोला रहता है इसमें कोई चेंजेस नहीं करे। इसका मतलब कि जहाँ पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रेन डायग्राम की, तो देखो स्ट्रेन डायग्राम हमारा कुछ इस तरह का चलता था। ये कुछ इस तरह का, सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक रहेगा, है ना। हमारा स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरह का रहता था, है ना। ये स्ट्रेन यहाँ पर 0.002 बोलते थे हम लोग और इसको 0.0035 बोलते थे। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये स्ट्रेस डायग्राम में चेंजेस हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पर से क्या बोल सकता हूँ कि सर ये जो पोर्शन है ये भी कहाँ आएगा? 0.002 वाले स्ट्रेन पर आएगा। यस और नो? क्लियर है? ये तीनों ही यहाँ पर हमने डायग्राम एक साथ बना दिए, एज्यूम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए
अब मुझे यहाँ पर इतनी बात तो क्लियर है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपका 0.002 वाला और ये डिस्टेंस है आपका 0.0035 वाला। इसका मतलब जो रेशियो आपका एक्सयू में डिवीजन होता था दोनों ही भागों में, वो तो अभी भी सेम ही रहेगा। मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा दैट विल बी 3/7 ऑफ एक्सयू एंड नीचे वाला पोर्शन रहेगा 4/7 ऑफ एक्सयू। अब यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस क्या आएंगे कि भैया आपका कंप्रेसिव फोर्स, क्योंकि स्ट्रेस का डायग्राम चेंज हो गया, कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू कैसे चेंज होगी, तो भैया मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि दो पोर्शन है हमारे इस पूरे डायग्राम के। दो पोर्शन कौन कौन से है सर? एक पोर्शन येलो वाला और एक ग्रीन वाला। येलो वाला रेक्टेंगल है और ग्रीन वाला ट्रायंगुलर है। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहता हूँ हमारा A1 मतलब रेक्टेंगुलर का ले लेते, तो इसकी विड्थ कितनी दिख रही है? 0.67 FCK, है ना, जहां पहले 0.446 होता था, है ना। हाइट कितनी दिख रही है? दैट इज 3/7 ऑफ एक्सयू। सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड आपकी 287 FCK इंटू एक्सयू। ठीक है सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर मैं A2 कैलकुलेट करूं, दैट इज ग्रीन सेक्शन मतलब ट्रायंगुलर, हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना है? 0.67 FCK, है ना। हाइट कितनी है? दैट इज 4/3 टाइम्स ऑफ एक्सयू। इसको कैलकुलेट कर लेते तो ये वैल्यू आ जाती 0.191 FCK इंटू एक्सयू। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट अभी फिलहाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो वो क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू बी एरिया 1 प्लस एरिया 2, दैट विल बी इक्वल्स टू बी, दोनों को ऐड कर दीजिए, 0.287 प्लस 0.191, है ना। सो FCK इंटू एक्सयू। सो दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाती इक्वल्स टू बी 0.478 FCK इंटू एक्सयू। ठीक है, तो ये आ गया आपका C, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, जो कि पहले आता था 0.36, है ना। तो ये चेंज हो गया है। अच्छा, एरिया ऑफ जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस था, टेंसाइल स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं करा है, स्टील के बारे में कोई चेंजेस नहीं करे। इसका मतलब स्टील में मैं कोई चेंजेस नहीं मानूंगा, टेंसाइल फोर्स वही मानूंगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। अच्छा, आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो बोलता है डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है ना। पहला पार्ट क्या बोल रहा था? न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ बता दो, और दूसरा पार्ट बोल रहा है कि डिफरेंस कैलकुलेट कर लो कि भैया आपका IS 456 और हमारे इस क्वेश्चन में जो चेंजेस करे उसके हिसाब से क्या डिफरेंस आ रहा है न्यूट्रल एक्सिस में। तो चलिए खैर अभी आगे बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन में। आगे जैसा मैंने आपको बोला, कंप्रेसिव फोर्सेस और टेंसाइल फोर्सेस इक्वेट किए जा सकते हैं। तो कंप्रेसिव फोर्स अभी मैंने क्या निकाला? दैट वाज इक्वल्स टू बी 0.478 FCK इंटू एक्सयू इंटू बी इज इक्वल्स टू बी टेंसाइल फोर्स कितना था? दैट वाज 0.87 FY, दिस इज द स्ट्रेस वैल्यू इंटू एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, चलिए वैल्यू सारी पुट कर देता हूँ यहाँ पर। 0.478 FCK M20 दिया गया था, है ना। XU की वैल्यू मुझे निकालनी है और B की वैल्यू थी 300। ठीक है, 0.87 FY 415 यूज़ करा है आपने, FE 415, मतलब FY की वैल्यू हो गई 415 और 3 बार दिए गए थे 16 mm के। ठीक है, तो ये हो गया आपका, अच्छा ये पाई होगा, इनटू नहीं होगा। ठीक है, चलिए बाय 4। सो दिस इज द एरिया ऑफ स्टील। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके यहाँ से XU की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ XU अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज अराउंड 75.934 mm। ठीक है, बट अब अगर मैं सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना चाहूँ तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया था? दिस इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट हमें ये पता है ऑलरेडी कि एज पर एज पर IS कोड, IRC हम लोग हाईवे में यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर IS कोड के हिसाब से बात करता हूँ, IS 456, तो हमें ये ऑलरेडी पता है कि भैया वहाँ पर आता था कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FCK इंटू XU, है ना, इंटू B इज इक्वल्स टू बी 0.87 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 0.36 इंटू FCK की वैल्यू 20 है, XU की वैल्यू XU ही ले देता हूँ और B की वैल्यू 300 ले लेता हूँ। सो 0.87 इंटू 415 इंटू एरिया ऑफ स्टील इज पाई बाय 4 इंटू 16 स्क्वायर इंटू
टोटल 3 बार हैं। सो यहाँ से अगर आप एक्स यू की वैल्यू निकालोगे तो दैट विल बी अराउंड 100.82 mm। ऑब्वियसली बात है, दोनों में डिफरेंस है, तो हमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि भैया डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यही पूछा गया था सेकंड पार्ट में। तो बिल्कुल डिफरेंस आप लोग निकाल सकते हैं, दैट इज 100.82 माइनस 75.934। ठीक है, तो अराउंड कुछ 24 पॉइंट समथिंग आएगा, लेट अस सपोज 24.81 या 816 आ जाता है, जो भी आता है आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। बट देखिए इस क्वेश्चन में जो एक्चुअली सीखने वाला पार्ट था ना, वो ये वाला पार्ट तो हमने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सो ये तो बिल्कुल आप लोगों को आता है, लेकिन जो नया पार्ट था ना वो ये वाला पार्ट था। ठीक है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन करवाया मैंने, ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जो हमने सीखे हुए हैं ना उसको डेरिवेशन करना क्यों जरूरी है आपकी एग्जाम के लिए, है ना, ये आपको समझ में आए कि भाई डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस क्या थी, इसलिए ये क्वेश्चन था। बट हाँ सर, ऐसे चेंजेस और भी किए जा सकते हैं आपकी एग्जाम में, है ना, तो और आगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए उसकी तरफ और मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पर बोलता है दैट इन द बीम ऑफ in the design of beam of by LSM in flexure, let the maximum strain is 0.0025 for this situation। और ये मैक्सिमम स्ट्रेन अगर याद हो आप लोगों को तो हम लोग लेते थे 0.0035। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ इफेक्टिव साइज, दिस एरिया ऑफ स्टील दे दिया है, Fe 250 दे दिया है, M30 दे दिया है। तो पूछता है कि भैया न्यूट्रल एक्सिस बता दो आपके बैलेंस्ड सेक्शन के लिए, और अगर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ऑफ फ्लेक्चर है तो वहाँ पर आप फोर्स ऑन कंप्रेशन जोन भी बता दीजिए। तो चलिए अभी फिलहाल यहाँ पर चेक करते हैं डायग्राम में क्या चेंजेस आएंगे। जैसा यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही बोल दिया है कि स्ट्रेन डायग्राम चेंज होगा। तो स्ट्रेन डायग्राम हमारा कंक्रीट में कुछ इस तरह का बनता था, लेकिन ये जो वैल्यू थी इनिशियली पहले होती थी 0.0035, इस क्वेश्चन के हिसाब से 0.0025 है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि भी पैरा आपका रेक्टेंगुलर होता था, बाद में पैराबोलिक होता था, याद है डायग्राम। मैं वापस से चलो डायग्राम बना के दे देता हूँ स्ट्रेस का भी। तो स्ट्रेस का डायग्राम हम लोग कुछ इस तरह का यहाँ पर लेते थे, है ना। तो जो डायग्राम है इसमें चेंजेस क्या है, तो भैया देखो यहाँ पर स्ट्रेस के डायग्राम में चेंजेस नहीं है, जो चेंजेस है वो किसके डायग्राम में है, स्ट्रेन के डायग्राम में है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो फिक्स है 0.002, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, लेकिन ये टॉप वाली वैल्यू चेंज हो गई है। तो अगर मैं मान लेता हूँ दैट दिस इज योर वैल्यू ऑफ x1 और दिस इज द वैल्यू ऑफ x2, तो क्या अब आप x1 और x2 बता सकते हो। लेट अस सपोज दिस टोटल वैल्यू इज xu, ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ऑब्वियसली बात है मैं बता सकता हूँ x1 बाय x2 की वैल्यू। देखो x1 बाय x2 तो नहीं पता, हाँ x1 प्लस x2 होगा बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, है ना। तो लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 है टोटल बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़ा ट्रायंगल मतलब शायद समझ में आ गया होगा, ये है बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। छोटा ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा हूँ। छोटे ट्रायंगल की हाइट है दैट इज x2, बड़े ट्रायंगल का जो बेस है दैट इज 0.0025 और छोटे ट्रायंगल का बेस जो है दैट इज 0.002 है। सो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय x2 निकालेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू बी 5/4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x1 प्लस 4x2 डिवाइड इज इक्वल्स टू बी 5x2, है ना। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ दैट x2 इज इक्वल्स टू बी 4 टाइम्स ऑफ x1, ठीक है ना। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि x1 की वैल्यू जो होगी x1 विल बी इक्वल्स टू बी xu बाय 5। कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बोलो हाँ। नहीं कर सकते तो चलो मैं अभी और इसको थोड़ा और अच्छे से कैलकुलेट करके बता दूँ, है ना। तो यहाँ से आप लोगों को पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू बी क्या होता है, xu होता है। तो x2 की जगह लिख देता हूँ 4x1 प्लस x1 इज इक्वल्स टू बी xu। सो x1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, xu बाय 5। x2 की वैल्यू क्या आ गई, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 4xu बाय 5, ठीक है। तो ये वैल्यूज बिल्कुल आपको निकालना था, निकाल लिया है आपने। दिस इज योर xu बाय 5, है ना, एंड दिस वैल्यू इज 4xu बाय 5,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस के बारे में कोई चेंजेस नहीं बोले हैं, इसका मतलब इसको मैं ले लेता हूँ 0.446 FC के, या फिर 0.45 FC के ले लेते थे आप लोग, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर अब कैलकुलेट करना चाहूँ कि भैया मेरे को एरिया की वैल्यू मिल जाए, मतलब कंप्रेसिव फोर्सेस की वैल्यू मिल जाए, तो अगेन यहाँ पर पहला एरिया ले लेता हूँ रेक्टेंगल वाला, दूसरा एरिया ले लेता हूँ अपना पैराबोला वाला। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा, देखो 0.446 FC के इज द वैल्यू ऑफ योर बेस इंटू हाइट, हाइट इज XU/5 है, ठीक है। तो इजीली कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करके देखो, ये अगर 0.45 ले लेता हूँ, चलो मैं आपको इजी करने के लिए इसको अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे 0.45 FC के, ठीक है, इंटू XU/5, क्योंकि भैया मुझे बस यहाँ पर सीखना है कि करना कैसे इस क्वेश्चन को। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.09 होना था, 00 नहीं होगा, 0.09 FC के इंटू XU। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A1। इन द सेम वे अगर मैं A2 मतलब एरिया ऑफ द पैराबोला निकालना चाहूँगा, तो दैट विल बी 2/3 ऑफ बेस इंटू हाइट। सो बेस इज 0.45 FC के एंड हाइट इज योर 4/5 टाइम्स ऑफ XU। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एरिया 2 की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट विल बी अराउंड 0.24 FC के इंटू XU। सो ऑब्वियस ही बात है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना है, तो क्या करूंगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2 यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.24 FC के इंटू XU प्लस 0.09 FC के इंटू XU। दोनों को ऐड करेंगे भैया, 9 प्लस 24 दैट इज 0.33 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.33 FC के इंटू XU, ये आ गया हमारा कंप्रेसिव फोर्स, बट दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट विड्थ, है ना। तो यहाँ पर विड्थ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मैं विड्थ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर इंटू B आ जाता है। चलिए, यहाँ तक की बातें तो क्लियर है, लेकिन अब जरा देखते हैं क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट है न्यूट्रल एक्सिस फॉर द बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस्ड सेक्शन दैट मीन्स वो क्या बोल रहा है, आपको XU लिमिटिंग की वैल्यू बता दो। और दूसरा पोर्शन बोल रहा है कि भैया गिवन पर्टिकुलर जो केस दिया हुआ है अलॉन्ग विद द एरिया ऑफ स्टील, उसके लिए आप कैलकुलेट कर लो दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। तो कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू निकालनी है मुझे फॉर द गिवन केस। अब गिवन केस के लिए जब निकालना है, तो पहले मैं चलिए सेकंड पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है फॉर द गिवन केस आपको कंप्रेसिव फोर्स निकालना है ना। तो कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए पहले XU की वैल्यू निकालते हैं। XU की वैल्यू निकालने के लिए कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस को मैं इक्वेट कर देता हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ, टू गेट द वैल्यू ऑफ XU, ठीक है, फॉर द गिवन क्वेश्चन। अच्छा, पॉइंट C की वैल्यू मेरे पास आई थी 0.33 FC के इंटू XU इंटू B, और एरिया ऑफ स्टील यहाँ पर सॉरी हमारा टेंसाइल फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, दैट इज 0.87 FY इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग 0.33 इंटू FC के। अब जरा क्वेश्चन में जरा चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन में जो हम लोगों को, मैं एक काम करता हूँ वापस से आपको क्वेश्चन यहीं पर ऐड कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन में जो भी बोला था डाटा सारा का सारा आपके पास सामने रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा करके रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन दिख जरूर जाएगा आप लोगों को रेफर करना हो तो, ठीक है। साथ साथ सारी वैल्यूज पुट करते जाते हैं। देखो यहाँ पर हमें बोला है FC के इज 30, XU की वैल्यू निकालनी है, विड्थ की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई थी, ये रही 250, ठीक है। तो इंटू 250 इज इक्वल्स टू बी 0.87 इंटू FY की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कौन सा दिया है, FE 250 बोला है, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्टील डायरेक्टली वैल्यू दे दी गई है, दैट इज 1500 mm²। बहुत इजी है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली XU की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड 131 mm के आसपास, आप लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लीजिएगा। बट ये XU जरूरी क्यों था, ये XU मेरे लिए जरूरी इसलिए था क्योंकि भैया मुझे कैलकुलेट करना है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू आप डायरेक्टली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू बी, चाहते तो आप डायरेक्टली यहाँ पर टेंसाइल फोर्स से इक्वेट करके भी कैलकुलेशन कर सकते थे, चलता है। लेकिन अभी यहाँ पर हमने XU निकाल लिया है,
तो अब कंप्रेसिव फोर्स ही कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पर। एफ सी के इज 30 इंटू एक्स यू इज 131 इंटू 250। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी न्यूटन में, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते ताकि वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास किलो न्यूटन में, एंड दैट विल बी अराउंड 325 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, जो कि पहले बोल रहा था क्या कि कंप्रेसिव फोर्स बता दीजिए। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, सॉरी पहला पार्ट क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बता दो। तो न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन बतानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, उसके लिए एक काम करता हूं मैं, यहाँ पर जो मेरे पास स्ट्रेन डायग्राम था उसको चेक करता हूं। स्ट्रेन डायग्राम बिल्कुल आप लोगों ने पहले भी किया है ना। देखो ये था स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, दिस इज योर एक्स यू। ठीक है, अच्छा यहां पर इधर से एक्ट कर रहा होगा आपका टेंसाइल फोर्स। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां पर आपको पूछता हूं, ये बताओ ये टोटल जो डेप्थ हो गई ये हो गई स्मॉल डी, एंड बच गया ये जो पोर्शन होगा दैट विल बी डी माइनस एक्स यू लिमिटिंग, अगर मैं बैलेंस्ड सेक्शन की बात कर रहा हूं। अच्छा, बैलेंस सेक्शन का मतलब क्या होता है, बैलेंस सेक्शन का मतलब होता है कि सर हमारा जो स्ट्रेन है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेन इन द स्टील और कंक्रीट दोनों साथ साथ आ जाए। कंक्रीट में क्वेश्चन में दे दिया है 0.0025 आता है, लेकिन अपने स्टील में आपको ऑलरेडी पता है दैट इज 0.002 प्लस 0.87 FY बाय ES होता है ना। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखो, यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल्स है। प्रॉपर्टी यूज कर लूँ तो दोनों ही ट्रायंगल्स में ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस दैट इज 0.0025 है, और ऊपर वाले ट्रायंगल की जो हाइट है दैट इज एक्स यू है। अच्छा, एक्स यू लिमिटिंग है, ठीक है। और नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर ले तो 0.002 प्लस 0.87 FY, 0.87 FY बाय ES। ES की वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूँ 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। क्वेश्चन में दी नहीं है लेकिन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसी के अलावा नीचे वाले ट्रायंगल की हाइट दैट इज D माइनस एक्स यू लिमिटिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से सारी वैल्यूज पता है एक्सेप्ट वन वैल्यू दैट इज एक्स यू लिमिटिंग। चाहो तो वैल्यूज पुट करके खुद ही सॉल्व कर लो, ठीक है, कर सकते हो ना। एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू निकालनी है आपको, सो दिस इज योर अननोन 0.002 प्लस 0.87 इंटू FY। FY इज 250, FE 250 दिया गया था, है ना। 2 × 10⁵ इज योर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय D की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी है 350 mm, ये लिखा है 350 mm, 350 माइनस एक्स यू, ठीक है। तो अब इसको ये भी एक्स यू लिमिटिंग ही होगा, ठीक है। तो दिस इज योर एक्स यू लिमिटिंग, आपको एक्स यू लिमिटिंग ही वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ से आप लोग एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू फाइनली जो कैलकुलेट करोगे दैट विल बी अराउंड 156 mm, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी आपको मिल गया। कैलकुलेट कैसे करना है मैंने आपको वो बता दिया है। बाकी हाँ, आपके आंसर हो सकते थोड़े बहुत ऊपर नीचे आए, है ना, वो डिपेंड करता है अब आपके कि आप एग्जैक्टली कैलकुलेशन कर रहे हो कि थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन लेकर चल रहे हो, बट हाँ 156 के आसपास आपकी वैल्यू आनी चाहिए थी। तो आई होप शायद ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर रूप से समझ में आया होगा, क्या चेंजेस हुए हैं इस क्वेश्चन में। बिकॉज देखो ये जो कंसेप्चुअल चेंजेस है, ऐसे चेंजेस करके क्वेश्चंस आपको गेट एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, इवन मिले भी है। तो वो आप लोग गेट के PYQs वाले सेशंस में देखते हो कि किस तरह क्वेश्चन एक्चुअली आपकी एग्जाम में आए हैं। बट ऐसा क्वेश्चन जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं कंसेप्ट में, वो क्वेश्चन आपको गेट में ऑलरेडी आ चुका है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में ही पूछा जाता है ना। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखिएगा, उसके लिए बेसिक कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे दिया है कंक्रीट का, और ये हमारा कुछ एरिया ऑफ स्टील और FCK और FY और B और D की वैल्यूज भी दे दी गई है। साथ में क्या बोलता है कि भैया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन बता दो, और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील ले लो आप 1.15, मतलब जो आप हमेशा लेते हो 1.15 वही आपको लेना है। बट क्वेश्चन में एक्चुअली जो चेंजेस है ना, वो चेंजेस किस में है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में है। इसके पहले जो था चेंज वो क्या था, स्ट्रेस में था और फिर उसका स्ट्रेन में था। यहाँ पर दोनों में ही चेंजेस है, दोनों में ही चेंजेस है। इसका मतलब क्या है,
इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, देखिए इस पर्टिकुलर ग्राफ का यूज करते हुए अब जरा समझते हैं इसका इफेक्ट क्या है हमारे ग्राफ में। देखिए ये था हमारा डायग्राम फॉर स्ट्रेन कर्व, ठीक है, स्ट्रेन कर्व, ये स्ट्रेन कर्व है। और इसी के अलावा स्ट्रेस कर्व भी था हमारे पास। वैसे स्ट्रेस कर्व हमारा पहले क्या बनता था, हमारा पहले स्ट्रेस कर्व बनता था कुछ इस तरह का, ठीक है। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि नहीं 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 भैया, स्ट्रेस कर्व भी चेंज हो गया है, तो स्ट्रेस कर्व आपका इस तरह का नहीं बनेगा। अब कैसा बनेगा, तो भैया स्ट्रेस कर्व चलिए मैं यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। स्ट्रेस कर्व में बोल रहा है क्या कि भाई जो पहले पोर्शन आपका होता था पैराबोला, पैराबोला की जगह अब ये पोर्शन कैसा है, यहाँ पर लीनियर है। और उसके बाद जहां पे पहले मैं बोलता था कि भैया ये कांस्टेंट रहता था, ये कांस्टेंट नहीं है, ये यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है ना। सो दिस इज ऑल्सो अगेन इंक्रीजिंग आफ्टर दिस। सो लेट अस सपोज दिस इज योर वैल्यू, तो इसके बाद भी ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ठीक है सर, अच्छा ये सेंटर पे आना चाहिए था मेरा, तो सेंटर पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इसको सेंटर मतलब मिड डेप्थ तक का ले लेता हूँ, ठीक है। ये है आपकी हाइट और ये यहाँ से, हाँ। ये सेंटर बोलने का मतलब क्या था, सेंटर बोलने का मतलब ये था मेरा कि जहां मेरे को टोटल जो स्ट्रेन बोला था 0.0030 बोला था, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं कहाँ हो रहे हैं, 0.0015 पे हो रहे हैं, दिख रहा है ये 0.0030 मैक्सिमम है। और चेंज जो हो रहा है आपका डायग्राम जो कर्व वो हो रहा है 0.0015 पे। तो ये स्ट्रेन डायग्राम में मैंने स्ट्रेन बता दिया है, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर है। ऑब्वियस सी बात है, अब अगर ये चेंजेस हुए इसका मतलब x1 और x2 भी चेंज हो जाएंगे। सो लेट अस सपोज दीज आर x1 एंड x2। साफ साफ दिख रहा है, अगर हमारे ये 0.0015 है और ये इसका आधा है, इसका मतलब x1 और x2 क्या हो जाएंगे, इक्वल इक्वल हो जाएंगे, है ना समझ में आया हो कैसे आएगा, तो एक काम करो जरा, इस ट्रायंगल, ये एक बड़ा ट्रायंगल है और ये एक छोटा ट्रायंगल है ना, इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं। तो भैया ये आपको ऑलरेडी पता है, x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या रहेगी, दैट विल बी xu होगा। लेकिन x1 प्लस x2 बड़ा वाला ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है, दैट इज 0.0030, जबकि छोटे वाले ट्रायंगल x2 वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, 0.0015। इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x1 और x2 इक्वल इक्वल हैं, और इक्वल इक्वल इसका मतलब क्या है, xu/2 है, ठीक है। क्लियर है, इसलिए मैंने बोला था सेंटर पे आएगा। क्यों सेंटर पे आएगा, क्योंकि भैया ये दोनों में जो इंक्रीज हो रहा है वो इक्वल इक्वल दिख रहा है भाई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए जो मैक्सिमम स्ट्रेस था, मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर देखिए ये 6.45 नहीं होगा भाई, थोड़ा सा गलत दिया हुआ, 6.45 नहीं हो सकता कभी भी, है ना, 1 से तो कम ही रहेगा, ये रहेगा 0, ठीक है, 0.45। सो अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ स्ट्रेस डायग्राम, जैसे मैंने आपको बोला 0.45 FC के यहाँ है और इधर वैल्यू क्या है 0.30 FC के, ठीक है। तो स्ट्रेस डायग्राम में भी यहाँ पर चेंजेस हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यूज पता चल चुकी है, तो अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया A1 फॉर द स्ट्रेस डायग्राम। एरिया A1 ले लेता हूँ मैं, ये ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का स्ट्रेस डायग्राम half summation of opposite sides, that is 0.45 FCK plus 0.30 FCK, ठीक है, क्लियर है। और इसके अलावा हाइट की बात कर लेंगे तो दैट विल बी योर x1 या फिर xu/2 लिख सकते हो इसी को, ठीक है। तो यहाँ से आपका एरिया 1 आ जाएगा, एरिया 1 A1 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी 0.75/4, दैट इज इक्वल्स टू बी 0.1875 FCK इंटू XU। सो दिस इज द एरिया 1, एरिया 1 ये वाला था। अब एरिया 2 किसका था, तो ट्रायंगल का था, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का एरिया। बेस दिख रहा है 0.30 FCK है और हाइट की वैल्यू अगेन XU/2 है। सो 0.30/4 करेंगे, 30/4 दैट इज 0.075 आ जाएगा, एंड दिस इज अगेन FCK इंटू XU। सो अगर मैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, दैट इज एरिया 1 प्लस एरिया 2 इंटू विड्थ, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 0.075 प्लस 0.1875 इंटू FCK इंटू B इंटू XU, ऐड करके यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.2625
एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कंप्रेसिव फोर्स का टोटल वैल्यू जो आपको यहाँ पर पहले कैलकुलेट करनी चाहिए थी, वो कर ली अपन ने। अब अगर मेरे को यहाँ पर एक्स यू की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा सर, मेरे को कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्सेस को इक्वेट करना पड़ेगा। देखो भैया आपके स्टील में कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं, इसका मतलब टेंसाइल फोर्स तो एज इट इज रहेगा सेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टू डिटरमाइन एक्स यू, मैं क्या करता हूँ एक्स यू की वैल्यू निकालने के लिए आप कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्सेस को इक्वेट कर देते हो। कंप्रेसिव फोर्स अभी देखा मैंने 0.2625 आया था मेरे पास कोएफिशिएंट, है ना, एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू, ये तो हर बार सेम रहता है। टेंसाइल फोर्स की वैल्यू क्या है, दैट इज 0.87 एफ वाई इंटू एरिया ऑफ स्टील। अब देखो एरिया ऑफ स्टील अगर ना देखा हो तो मैं वापस से वो डायग्राम बता देता हूँ। देखो ये डायग्राम था जिसमें सारी वैल्यूज दी गई थी, तो चलिए वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। 0.2625 इंटू एफ सी के की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है मेरे पास 350, एक्स यू की वैल्यू निकालनी है 0.87 एफ वाई की वैल्यू है 415, एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास पाई/4 इंटू 25 का स्क्वायर इंटू 4 बार्स दिए गए हैं। ठीक है, सो यहां से आप लोगों को इजीली एक्स यू की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्स यू की वैल्यू जो आती है दैट विल बी इक्वल्स टू बी 385.80 mm। ये एक्स यू की वैल्यू आपके पास आ गई है। अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ना, लेकिन अगर मैं चेक करता हूं तो क्वेश्चन में मुझे बोला क्या गया था, क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया था, क्वेश्चन में मुझे बोलता है कि भैया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बता दो, है ना, क्या बताना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताना है। तो देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके पहले आप चाहो तो एक बार चेक कर लो कि आपका जो बीम है वो अंडर इन्फोर्स्ड है कि ओवर इन्फोर्स्ड है ना। तो उसके लिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर एक्स यू लिमिटिंग। अब एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू इसलिए निकाल रहा हूं ताकि मेरे को ये चेक हो जाए कि मेरा जो गिवन सेक्शन है वो अंडर इन्फोर्स्ड है कि ओवर इन्फोर्स्ड है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से अगर मैं वापस से स्ट्रेन डायग्राम याद करवाऊँ आपको, तो स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनता था सर, इधर था 0.0030, इधर था 0.00510, सॉरी 15, है ना। और ठीक है सर, तो अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ भैया एक काम करे, अच्छा स्ट्रेन डायग्राम को आगे कंटिन्यू भी कर देता हूँ अपने स्टील के लिए भी। ठीक है, सो दिस इज योर 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई डिवाइडेड बाई ई एस। ठीक है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ एक्स यू लिमिटिंग। अगर लिमिटिंग केस बोल रहा हूँ उसका मतलब दोनों में ही मैक्सिमम स्ट्रेन इकट्ठा आया होगा, साइमल्टेनियसली आएगा। सो यहाँ पर अगेन मैं बोल सकता हूँ एक्स यू लिमिटिंग डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर हाइट्स का रेशियो, इन द सेम वे विड्थ्स का रेशियो हो जाएगा 0.0030 डिवाइडेड बाय 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू बी 415, और ई एस की वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पर 2 इंटू 10⁵। ठीक है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिया था। तो अब यहाँ से आप लोग एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बोलो यस और नो। अच्छा यहाँ पर ध्यान रख लेना जो स्मॉल डी की वैल्यू है ना, स्मॉल डी की वैल्यू क्या पुट करोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 700 माइनस 50। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू बी 650 mm। क्यों सर 50 क्या सब्ट्रैक्ट करा, तो भैया देख लो यार 700 में से जो 50 mm है ना वो क्या है, आपका क्लियर कवर है। ठीक है, दैट इज इफेक्टिव कवर नॉट क्लियर कवर। सो यहाँ से एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखो सारी वैल्यूज इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में है, एक्स यू लिमिटिंग के अलावा डी भी मैंने बता दिया, बाकी सारी वैल्यूज तो मैंने बता ही दी हैं। सो यहाँ से एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू बी, ये वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 286.54 mm। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपकी वैल्यू बिल्कुल वेरी कर सकती है, लेकिन हाँ एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू यहाँ पर अगर आप चेक करते हो तो देखो ये एक्स यू लिमिटिंग है और एक्स यू की वैल्यू क्या आई मेरे पास 385 आई। सो अगर यहाँ से मैं चेक करता हूँ दैट एज एक्स यू इज मोर देन एक्स यू लिमिटिंग, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ दैट आवर सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड। ठीक है, और ओवर रेनफोर्स्ड अगर सेक्शन है ना, तो यहाँ पर मेरे को बोला क्या था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था।
बट ध्यान दीजिए ओवर रेनफोर्स्ड है मतलब आपने स्टील ज़्यादा दिया है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू लीवर आर्म। फोर्स कौन सा कंसीडर करूं, अगर ओवर रेनफोर्स्ड है तो जो फेलियर होगा, स्टील अगर आपने ज़्यादा दिया तो फेलियर पहले कंक्रीट का होगा, मतलब कंप्रेसिव फोर्स जो है उससे आपको यहाँ पर लीवर आर्म की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो कंप्रेसिव फोर्स है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा एट द टाइम ऑफ फेलियर, स्टील तो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म करना पड़ेगा। अब देखो कंप्रेसिव फोर्स तो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 0.2625 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू, ये आपने ऑलरेडी निकाला था, ये रहा भाई। ठीक है, तो यहीं से उठाकर मैंने लिख दिया है, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब लीवर आर्म निकालना है, तो लीवर आर्म होता क्या है, देखो भाई लीवर आर्म होता है सिंपली क्या, लेट अस सपोज यहाँ से एक्ट कर रहा है आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, और यहाँ एक्ट कर रहा है आपका टेंसाइल फोर्स, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो होता है आपका लीवर आर्म, डी माइनस एक्स बार। सो लेट अस सपोज कि आपका जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स है वो एक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स बार, मुझे ये एक्स बार की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, मुझे क्या निकालना होगा, एक्स बार की वैल्यू निकालनी होगी। अब याद करना है यहाँ पर अगेन वापस से स्ट्रेस डायग्राम, तो स्ट्रेस डायग्राम में हमने जो देखा था कि भैया दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा था, एक था ट्रेपीजियम और दूसरा था ट्रायंगुलर। चलिए वापस से वो डायग्राम बनाकर याद दिला देता हूँ आपको। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, स्ट्रेस डायग्राम कैसा बना था सर, इधर बना था 0.45 टाइम्स ऑफ एफ सी के, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ बना था हमारा 0.30 एफ सी के, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ये कुछ इस तरह का अपना स्ट्रेस डायग्राम बना था। ठीक है, इधर एक्ट करेगा आपका C1, C1 मतलब पहला कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू द ट्रेपीजियम पोर्शन, और दूसरा एक्ट करेगा C2। ठीक है, अब दोनों का ही जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। लेट अस सपोज इसका जो डिस्टेंस है दैट इज x1 बार, और C2 मतलब जो ट्रायंगुलर वाले का CG है वो कहाँ है, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x2 बार फ्रॉम द टॉप। और ऑब्वियस ही बात है जो हमारा ओवरऑल कंप्रेसिव फोर्स होगा वो यहाँ कहीं एक्ट कर रहा होगा। लेट अस सपोज दैट इज टोटल कंप्रेसिव फोर्स C, और इसकी वैल्यू मुझे बिल्कुल यहाँ पर कैलकुलेट करनी कि ये कहाँ एक्ट करेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार का दैट इज इक्वल्स टू बी, और क्या बन जाएगा, C1 x1 प्लस C2 x2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोगों को पहले भी मैंने कैलकुलेशन करके बताई थी कि हाँ भाई किस तरह से आपका लीवर आर्म आप कैलकुलेट करते थे। लेकिन भाई अब बात यहाँ पर आ रही है क्या, अब यहाँ पर बात आ रही है कि C1 C2 की वैल्यूज़ भी नहीं पता, तो C1 C2 की वैल्यूज़ पहले यहाँ पर कैलकुलेट की जाए। ठीक है, तो C1 C2 की वैल्यूज़ तो खैर हमने कैलकुलेट करी थी, लेकिन हाँ x1 और x2 की वैल्यूज़ नहीं पता। ठीक है, तो अब x1 और x2 की वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। x1 मतलब हमारा आएगा ट्रेपीजियम के लिए, ट्रेपीजियम के लिए पता है विड्थ इंटू ट्वाइस ऑफ स्मॉलर विड्थ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टोटल विड्थ्स। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, एक्स बार की वैल्यू निकालते हैं। एक्स बार के लिए सबसे पहले एरिया 1, ऊपर वाले ट्रेपीजियम का एरिया क्या आया था, C1 की वैल्यू हमने निकाली थी पहले भी 1875 एफ सी के इंटू एक्स यू, ये था हमारा C1 है ना। इसके अलावा अगर मैं x1 की बात करूंगा तो वो क्या आ जाएगा 0.45, दैट इज द समीशन ऑफ बिगर साइड प्लस स्मॉलर साइड का ट्वाइस, तो स्मॉलर साइड है मेरे पास 0.3, ठीक है, ये 0.3 डिवाइडेड बाय दोनों ही साइड दैट इज 0.45 और 0.3, ठीक है, इनटू जो टोटल हाइट थी वो क्या थी, दैट इज XU/2 थी, और इसका 1/3 वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर C2 की वैल्यू याद करूँ तो C2 की वैल्यू क्या थी, दैट वाज 0.075 FCK इंटू, चलो वापस से पूरा लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको ना दिखे अच्छे से, 0.075 इंटू FCK इंटू XU डिवाइड इंटू, अब सेकेंड वाले का मतलब C2 का अगर मैं डिस्टेंस देखूंगा तो ये तो ट्रायंगल है, पहला तो x यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, दिस वॉज योर x1 मतलब XU/2 था, है ना, सो दिस वॉज योर XU/2, ठीक है, और दूसरा था हमारा यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, XU2/3 हो जाएगा, तो XU2 क्या था, दैट वाज आल्सो XU/2 और इसका 1/3। ठीक है, ये क्या करा है, ये है बेस
का 1/3 होता है, और ये क्या है, हमारा x1 है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि लिखा क्या है मैंने। एंड ऑब्वियसली बात है, डिवाइडेड बाय क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय टोटल कंप्रेसिव फोर्स। टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या था, वो तो मुझे ऑलरेडी पता है, 0.2625। ठीक है, एफ सी के इंटू अपना एक्स यू। ठीक है, यहाँ पर बी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बी करता तो दोनों जगह सेम ही आता। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से बिल्कुल आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एक्स बार की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होगी, लेकिन मैंने सब कुछ आपको लिख कर दे दिया है ना। तो यहाँ से एक्स बार की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ योर एक्स यू। देखो भैया क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ सी के एक्स यू कैंसिल आउट, ये एक्स यू बच जाएगा, और इन द सेम वे यहाँ से भी एक एक्स यू बच जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ एक्स यू वैल्यू आएगी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.357 एक्स यू। कैलकुलेशन वाला पार्ट 357 आएगा, ना कि 375, 357 एक्स यू। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार। अब ये एक्स बार की जरूरत क्यों पड़ रही थी, इसलिए पड़ रही थी क्योंकि मुझे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, दैट इज कंप्रेसिव फोर्स इनटू कंप्रेसिव फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, लेट अस सपोज यहाँ, तो जो टेंसाइल फोर्स से डिस्टेंस था वो कितना हो जाएगा, बी डी माइनस एक्स बार, है ना। तो डी माइनस एक्स बार, यहाँ कहीं टेंसाइल फोर्स एक्ट करेगा। सो इधर लिख देते हैं, कंप्रेसिव फोर्स मेरे पास टोटल कितना है, दैट इज 0.2625 इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू। ठीक है, एंड इंटू डी माइनस एक्स यू डी माइनस एक्स बार। ठीक है, तो वैल्यू सारी पुट करते, 0.2625 इंटू एफ सी के की वैल्यू है मेरे पास 20, एंड बी की वैल्यू है मेरे पास 350। ठीक है, इंटू एक्स यू की वैल्यू मैंने निकाली थी इसके पहले, दैट वाज 286.54, एंड डी माइनस एक्स यू, डी स्मॉल डी मतलब इफेक्टिव लेना है, दैट इज 650 माइनस 0.357 इंटू एक्स यू की वैल्यू क्या है मेरे पास 286.54। ठीक है, तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी न्यूटन mm में, इंटू 10⁻⁻6 कर दीजिएगा, तो इंटू 10⁻⁻6 करने पर आपको वैल्यू मिलेगी किलो न्यूटन मीटर में। तो यहाँ पर जो टोटल फाइनली वैल्यू आएगी, कैलकुलेशन वाला पार्ट बिल्कुल आप लोग खुद भी क्रॉस चेक करें, दैट विल बी 288.376 किलो न्यूटन मीटर। ये आ जाएगा आपका टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन देखिए भैया, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका लेवल काफ़ी अच्छा लेवल मैं काउंट कर सकता हूँ, बट आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देखो, सॉल्यूशन सिर्फ समझना नहीं है, इस तरह क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करनी है। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस एग्जाम में जा रहे हो या फिर गेट एग्जाम में जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल आई होप ये जो मैंने 3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेशन में करवाए, जिसमें कुछ चेंजेस करे गए थे हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। फिलहाल इस सेशन को यहीं एंड करते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।